हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन मोशन कोटा जी चैनल के ऊपर। मैं आरएम सर आपका स्वागत करता हूं। ऑप्टिक्स के यहाँ पर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले रहे हैं। जो सीरीज चल रही है 100 क्वेश्चंस की, उससे बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है बच्चों को। कमेंट्स के अंदर हमको देखने को मौका मिल रहा है और आपको सीखने का मौका मिल रहा है। नए क्वेश्चंस में यहाँ पर लेकर आए हूँ ऑप्टिक्स के लिए। चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। 15 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए थे, 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी भी अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। एंड टाइम पे हल्का फुल्का रिवीजन हो जाए, बस कुछ क्वेश्चंस हाथों से सॉल्व कर लें और फिर थोड़े बहुत हाथों से लिख ले तो हाथ चलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मैं अगर पर्टिकुलरली अपनी जी एडवांस का अगर बात करता हूँ तो मैंने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा था कि अंतिम समय में भी थोड़ा बहुत मैं हाथ से कुछ ना कुछ लिखूं, केवल ऊपर ऊपर से रिवीजन ना करूं, ठीक है। तो ये आप भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि सर कुछ वेक्टर्स हमको यहाँ पर दे रखे हैं। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस इन अ डायरेक्शन गिवन बाय द वेक्टर ए। तो ये इंसिडेंट रे का हमको वेक्टर दे रखा है, जिसका अगर यूनिट वेक्टर हमको निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। द नॉर्मल टू दैट द सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज दिस। अब इसका भी यूनिट वेक्टर चाहिए होगा तो ले सकते हैं। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि ये क्वेश्चन रिफ्रैक्शन का है कि रिफ्लेक्टेड रे का है। बिल्कुल रिफ्लेक्टेड रे का है सर। और ये कैसे होता है कि सर यहाँ पर कोई ना कोई आपका क्या रहा होगा, प्लेन मिरर रहा होगा, या फिर कोई ना कोई रे होगी जो कि रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमारा होगा कोई आर वेक्टर जिसको हम आर कैप बोल सकते हैं। यहाँ पर होगा हमारे पास कोई आई वेक्टर। उस आई वेक्टर को इन्होंने ए वेक्टर के नाम से जाना है, लेकिन मैं यूनिट वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करता हूँ। अगर इधर की तरफ हमारे पास कोई नॉर्मल है तो नॉर्मल वेक्टर की जगह पर हम उसको एन कैप लिख सकते हैं, उसका यूनिट वेक्टर। हमको ये पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, बराबर। अगर मैं एन कैप और आर कैप के बीच का एंगल देखूं तो वो कितना है कि सर वो आपका थीटा है। और एन कैप और आई कैप, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि सर ये जो आपका ए वेक्टर हमको दे रखा है, ठीक है, ये ए कैप, इनके बीच का एंगल देखें तो वो थीटा है। नहीं, वो थीटा नहीं है, वो पाई माइनस थीटा है। ध्यान से देखिए, जब हम टेल से टेल मिलाएंगे तो ये वाला जो आपका ए कैप है और ये जो आपका एन कैप है, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाने वाला है, पाई माइनस थीटा। ओके सर। क्वेश्चन में बेटा पूछा है कि जो आपका जो आर वेक्टर है, जो कि एक यूनिट वेक्टर है जिसको हम आर कैप भी बोल सकते थे, उसको अगर मैं किसी ए आई कैप, बी सी बी जे कैप और सी के कैप के अंदर लिखता हूं तो ए बी सी की वैल्यूज हम कैसे निकालें। हमको 3 इक्वेशंस निकालनी पड़ेंगी। वी हैव 3 वेरिएबल्स। और चलो शुरुआत करते हैं। एक इक्वेशन तो बेटा यही बन जाएगी कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, बिकॉज आर वेक्टर इज गिवन एज अ यूनिट वेक्टर, राइट। ओके सर, ये इक्वेशन बन गई। अब देख भी सकते हैं कि हाँ, एक इक्वेशन बना दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। और हमको 2 इक्वेशंस की और जरूरत है, जिसके अंदर आपको ये दिख ही रहा है कि सर एन कैप और आर कैप के बीच में थीटा और एन कैप और ए कैप के बीच में पाई माइनस थीटा। तो हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ए कैप और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कितना आएगा सर, 1 इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, जो कि हो जाने वाला है माइनस कॉस थीटा। अगर मैं इस आर कैप और इस एन कैप का डॉट लेता हूं तो वो हो जाएगा 1 इंटू वन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड 1 है। ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। क्या इससे एक रिलेशन आ चुका है? हाँ। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसका कैप लेना चाहिए तो हम ये बोल सकते हैं कि सर ये जो ए कैप हो जाएगा, अगर मैं अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 1 स्क्वायर करूं तो अंडर रूट ऑफ 9 यानी कि 3। तो हम बोल सकते हैं इंटू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप बाई 3 है, राइट। इधर की तरफ अगर आते हैं तो एन कैप कितना हो जाएगा सर, एन कैप का वैल्यू होगा जे कैप माइनस 2 के कैप, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा आपका √5 जैसा, ठीक। डन है ना। तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर वो आपके 5 बन जाता है। इतना अपने पास आ गया। अब हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास है क्या सर, ए कैप है, एन कैप है और आर कैप है और एन कैप है, लेकिन इनमें माइनस का अंतर। जब इन दोनों का हम डॉट लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का हम डॉट लेते हैं तो कितना आएगा सर, ये आई कैप वाला टर्म तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। और जे कैप वाले टर्म के अंदर -2 है, नीचे वाले 3 को बाद में लिख देंगे। और ये यहाँ पर कितना है 1, तो -2 और 1 विल बी -2। यहाँ पर k है और यहाँ पर -2 है, सो -2 एंड -2 विल बी -4। तो इसके अंदर इसकी वैल्यू कितनी आई, -4। नीचे इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 3 था बेटा, और इसका जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, √5 इज इक्वल टू माइनस। सर ये आर कैप तो वैसे ही पहले ही यूनिट वेक्टर है अपना, तो हम इसके अंदर ए आई कैप और इसके अंदर इसको डॉट प्रोडक्ट लेते हैं।
एक बार एन कैप में लिख ही देता हूँ वापस से, जे कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय √5 था, है ना। इधर की तरफ अगर आके आप देखें तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो वैसे ही 1 है, डायरेक्टली डॉट ले लेते हैं। तो ए को अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो सर उसमें ए आई कैप है, लेकिन इसमें आई कैप नहीं है। बी को देखेंगे तो सर वो हो जाएगा आपका बी ओनली, b/1। और जो आर कैप के अंदर सी था उसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा -2c डिवाइडेड बाय, सर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और जो आपका एन कैप का मैग्नीट्यूड है वो √5। ठीक है, √5 से √5 कैंसिल कर देते हैं, इस 3 को उठा के उधर ले जाते हैं, एक माइनस से माइनस भी कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3b माइनस 6c इज इक्वल टू 4। क्या एक और रिलेशन मेरे पास आ चुका है? हाँ, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका जो 3b है इधर की तरफ है, ये रहा। ठीक है, 4/3 लिखा हुआ है ना, b माइनस 2c इज इक्वल टू 4/3। क्या यही आया है? बिल्कुल सही यही आया, डन। अब बताइए, हमको एक और इक्वेशन की ज़रूरत है, और वो एक और इक्वेशन हमको कहाँ से मिलेगी? क्योंकि एक इक्वेशन मिल चुकी है a² + b² + c = 1, और एक इक्वेशन यहाँ पर मिल चुकी है। सर और कोई तो मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, नहीं आना चाहिए। क्या हमको सेकंड नियम भी रिफ्लेक्शन का पता है कि सर ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या होना चाहिए? एक ही प्लेन में होना चाहिए। यस, ए कैप हो, आर कैप हो या एन कैप हो, ये सब एक प्लेन में होना चाहिए। यानी किसी भी दो का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेट सपोज ए क्रॉस एन, ठीक है, और इसको अगर आप इवन यूनिट वेक्टर भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ए वेक्टर और एन वेक्टर को अगर आपने आर वेक्टर से डॉट ले लिया तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? 0। डन। ठीक है, तो अपने पास ए वेक्टर है क्या? सर ए वेक्टर है अपने पास 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये लो भाई, ए वेक्टर हमको दे रखा है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और एन वेक्टर कितना दे रखा था? सर वो दे रखा था j कैप माइनस 2k कैप, 2i कैप माइनस 2j प्लस k, और ये दे रहा है j माइनस 2k। इनका अपन को लेना है क्रॉस। क्या ये क्रॉस लिया जा सकता है बड़ी आसानी से? क्यों नहीं। या तो आप इसको डिटरमिनेंट बना के ले लें या डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो आई को जे से लूंगा तो के कैप हो जाएगा, आई को के से लेंगे तो कितना हो जाएगा? सर माइनस जे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2j हो गया। फिर उसके बाद जे को जे से लेंगे तो ख़त्म, जे को के से लेंगे तो आई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4i। और अगर मैं के को जे से लूँगा तो हो जाएगा कितना? आई, और के को के से लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास आई कितना आ गया? सर 5i कैप, 2j कैप और 2k कैप। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। आई क्रॉस जे इज़ के कैप, डन। आई क्रॉस के अगर हम उल्टा जाते हैं तो माइनस जे आता है, माइनस माइनस प्लस, जे क्रॉस जे खत्म हो जाएगा। जे क्रॉस के कितना होता है? सर आई कैप -2 प्लस 4, ये खत्म हो गया। के क्रॉस जे आई कैप होता है, सिंपल सी बात है। एक मिनट को, के क्रॉस जे तो उल्टा होता है ना, इधर की तरफ रहता है ना अपने पास आई कैप जे कैप के कैप, तो अपने पास क्या था? के क्रॉस जे था, है ना, उल्टा जा रहे थे, तो अपने पास है माइनस आई कैप, तो ये हो गया -3। डन। ठीक है सर, इसका किससे लेना है डॉट? सर इसका डॉट लेना है आपको आर से या आर कैप। तो जैसे ही डॉट लेंगे तो -3a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। क्या एक और रिलेशन मेरे पास आ चुका है? हाँ, ठीक है ना। यहाँ पे 3a प्लस 4b प्लस 2c, माइनस क्यों नहीं आ रहा है? एक बार देख लेते हैं। के क्रॉस जे में आई क्रॉस जे के अंदर के कैप आएगा, आई क्रॉस के अंदर अपने पास आएगा, आई क्रॉस के अंदर माइनस जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन क्या इसके अंदर आई क्रॉस के में, एक बार वापस इसको कंप्लीट करते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अपन के पास एरर नहीं होना चाहिए। ए वेक्टर हमको गिवन है और एन वेक्टर भी हमको दे रखा है। ए वेक्टर इज गिवन 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और n वेक्टर इज ऑल्सो गिवन j कैप माइनस 2k कैप। डिटरमिनेंट से करने की कोशिश करते हैं तो उससे भी जल्दी हो जाता है, प्लस माइनस प्लस ऐसा कुछ करके। इसके नीचे अपन a क्रॉस n ले लें या n क्रॉस a, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है। यहाँ 2 है, -2 है, यहाँ 1 है, और इसके बाद 0 है, 1 है और -2 है। ठीक है, आई कैप वाला टर्म कितना हो जाएगा?
आई कैप जो है प्लस साइन के साथ उतरेगा, आई कैप के अंदर टर्म कितना हो जाएगा, -2 विल बी +4 माइनस, इधर की तरफ कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3 आई कैप। हाँ यही गलती हो रही थी, वहाँ पे -3 आ रहा था गलती से। ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 इंटू -2, तो माइनस जे कैप में हो जाएगा आपका -4, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो इससे अपन को मिल जाएगा कितना 4 जे कैप। और फिर हमारे पास आएगा के कैप, के कैप के अंदर देखेंगे तो 2 इंटू 1 आएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2 के कैप। अब इसी को डॉट लेंगे तो क्या 3a + 4b + 2c सारे टर्म पॉजिटिव में आ रहे हैं। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, राइट। चलिए भाई ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मतलब ये मान के चलिए कि जेई एडवांस जो सॉलिड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको 1 से 2 बार इस्तेमाल कर चुका है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पार्ट में, ठीक है। लेकिन क्या ये रे ऑप्टिक्स के अंदर भी यूज़ हो सकता है? बिल्कुल। जो लाइट की इंटेंसिटी है दोस्तों, जो कि हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी ही, तो जो वो चमकीली इंटेंसिटी होती है वो एक 3D एंगल के अंदर, जिसको हम स्टेरेडियन के अंदर भी मेजर करते हैं, सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट, उसके अंदर फैलती है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। क्वेश्चन देखो, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस h बिलो द सरफेस ऑफ द लार्ज डीप लेक। पानी है नीचे की तरफ मान लेते हैं, और वहां पर कहीं पर अपना एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है। शो दैट द फ्रैक्शन ऑफ द लाइट एनर्जी दैट एस्केप्स डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हाइट। पहली बात तो जो हाइट आपने जो डेप्थ है ना, उससे इंडिपेंडेंट है, और ये प्रूव करना है कि वो जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू इस तरीके से दी जा सकती है, वेयर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, ठीक है। कुछ नोट भी है यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन विद इन द वाटर और रिफ्लेक्शन एट द सरफेस एक्सेप्ट वेयर इट इज टोटल हैव बीन नेग्लेक्टेड। यानी कि कहीं पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है वो तो हम कंसिडर कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई और रिफ्लेक्शन या एब्जॉर्प्शन आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद इसी के लिए इवेल्युएट करेंगे कि भाई पानी के लिए पर्टिकुलरली n = 4/3 पर इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आती है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए चालू करते हैं। जहां तक कि कॉन्सेप्ट का सवाल है, ये वाला क्वेश्चन लगभग सबको आता है कि सर अगर पॉइंट सोर्स यहाँ पर लेक के नीचे दे रखा है, या फिर हमारे स्विमिंग पूल के अंदर भी हम बात कर लेते हैं सर, जब वो अपेरेंट डेप्थ वाली बात की जाती है तो वहाँ पे ये भी बताया जाता है कि इस पॉइंट के बियॉन्ड क्रिटिकल पॉइंट है ना, यहाँ पर थीटा ही मान लेते हैं, चलो इस थीटा की वैल्यू होगा क्रिटिकल एंगल हो जाती है, तो सर ये इधर की तरफ चला जाता है, इधर की तरफ जाने लग जाता है, ठीक है। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो इस वाली एक्सिस से भी ये वाला एंगल क्या होगा आपका, सेम होगा। अब यहां से और यहां से बिल्कुल सिमेट्री रहेगी, इसके बियॉन्ड तो कोई रे बाहर जा ही नहीं सकती। क्या ये वाली रे बाहर जाएगी? बिल्कुल। ये वाली रे जाएगी? हाँ। ये वाली रे जाएगी? बिल्कुल जाएगी। ये वाली रे भी जाएगी। यहाँ पर एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस बन जाता है, एक सर्कल ऑफ लाइट बन जाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट लगभग सबने पढ़ा होता है, इवन जेईई मेंस के अंदर भी पूछा गया है, तो ये आपको पता है, ठीक है। आपसे ये पूछा है कि जो लाइट बाहर निकली है, ये असल में टोटल लाइट जो ये फैलाना चाहता है उसकी कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसके नीचे लाइट नहीं जा सकती है, ये तो हमने बता दिया है कि बेस है, लेकिन उसने तो डेप्थ दिया था, ठीक है। उसके नीचे भी हो सकता है कि कोई पानी हो, तो हम तो ये मान के चलेंगे कि ये जो सोर्स है ये हर जगह पर लाइट फैला रहा है, ठीक है। तो कितने सॉलिड एंगल के अंदर फैला रहा है सर? टोटल मिलाकर जो इसका सॉलिड एंगल होता है पूरा, वो होता है 4π, ठीक है। टोटल सॉलिड एंगल अगर स्फेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो कितना होता है 4π। और क्या आपको ये पता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर चाहते हैं कि भाई कितना सॉलिड एंगल बन रहा है, तो ये जो अपना प्लेन एंगल होता है और जो सॉलिड एंगल होता है इस कोन वाले में, उसमें एक रिलेशन होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 2π1 - cos θ। क्या आपको ये पता था? यस और नो? ठीक है, नहीं पता है तो मार्क कर लेना, यूज हो जाता है, ठीक है। और पता होगा तो यू कैन अप्रिशिएट कि हाँ सर ये वाली इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी। अब क्या करना होगा, अब बेटा लगभग कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि जितना भी लाइट ये फैला रहा था, कितने में फैला रहा था 4π, लेकिन अब मुझे कितने सॉलिड एंगल में निकालना है सर? इतने सॉलिड एंगल में। तो जो फ्रैक्शन ऑफ लाइट ये पूरा कंप्लीट इधर की तरफ कर रहा था और इसमें कर रहा था, वो इसी रेशो में डिवाइड हो जाएगा बस। तो हमारा जो फ्रैक्शन है ना, वो फ्रैक्शन है कि जिस सॉलिड एंगल में हमको लाइट चाहिए
अपॉन 4 पाई। तो इसका आंसर कितना हो जाने वाला है सर? ऊपर की तरफ होगा 2 पाई, नीचे की तरफ 4 पाई, इधर की तरफ 1 माइनस कॉस थीटा, दैट्स इट। पाई से पाई कैंसिल, 1/2, तो आपकी जो फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अब ये चीज़ हमको पता लग गई है कि इन एंगल्स में तो लाइट निकल रही है, लेकिन ये वाले एंगल पर जस्ट इधर निकल रही है। बताओ ये कौन सा एंगल हो जाएगा? सही, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। तो हम इसको बदल देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर ये बन जाएगा 1/2 1 माइनस कॉस ऑफ सी के बराबर। क्या मैं कॉस सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस, क्योंकि मुझे यहाँ पर टेन सी निकालना आता है, यहाँ पर हमको साइन सी निकालना आता है। तो साइन सी की वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाती है सर? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर ये एयर है और ये यहाँ पर आपका डेंसर मीडियम है, तो हम इसको 1/n बोल सकते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पर इस फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो कॉस सी की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाएगी। तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आई बेटा? 1/2 1 माइनस कॉस सी। अब कॉस सी को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द फ्रैक्शन जो कि वो बाहर निकल जाएगा। क्या इसमें कुछ हाइट का इस्तेमाल हुआ? नहीं सर, ये हाइट से इंडिपेंडेंट है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेप्थ जो इन्होंने h से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है ना। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, क्या ये सेम एक्सप्रेशन ये चाहते थे? बिल्कुल वही एक्सप्रेशन है। ध्यान से देखिए, 1/2 को कॉमन ले लेते हैं सर। इधर बचेगा 1 माइनस, इधर बचेगा आपका अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 और नीचे की तरफ है n। जैसे ही आप n अंदर की तरफ ले जाओगे वही एक्सप्रेशन साइन सी वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा और बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। n की वैल्यू डालकर सिंपल सा आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो ये बिल्कुल जेईई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन माना जा सकता है, क्योंकि ये जेईई मेन से ऊपर का है। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट जेईई मेंस में इस्तेमाल नहीं होता है, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आपके एडवांस में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द फिगर शोन L इज ए कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये यहाँ पर एक कन्वर्जिंग लेंस दे रखा है, एक कॉन्वेक्स लेंस जैसा मान सकते हैं अगर ये आसपास के मीडियम में एयर मानते हैं तो, ठीक है। उसकी फोकल लेंथ भी दे रखी है, ठीक है साहब। M इज ए कॉन्केव मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई साहब। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है। अगर मुझे F की वैल्यू लिखनी होगी तो -10 क्यों लिखेंगे अगर कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये सब आपको पता है। A point object O is placed in front of the lens at a distance of 15 सेंटीमीटर, ठीक है भाई साहब। लेंस से 15 सेंटीमीटर पे दूरी है। A, B and C, D are optical axis of the lens and mirror। ये जो A, B लाइन आपको दिख रही है, ये A, B लाइन हो जाएगी आपकी लेंस की ऑप्टिक एक्सिस, और जो C, D है वो हो जाएगी आपकी मिरर की ऑप्टिक एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय दिस सिस्टम फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो लेंस को हम यहाँ पर ओरिजिन मानकर चल रहे हैं फाइनल कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो डिस्टेंस है सी और डी और ए और बी वाली जो लाइन है उसमें 1 सेंटीमीटर का गैप है। क्वेश्चन थोड़ा बेसिक सा है, लेकिन देखा गया है ऐसा कि ऑप्टिक्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस थोड़ा सा पसंद करता है, जिसके अंदर एक्सिस को ऊपर नीचे कर दिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने होंगे? सबसे पहले मेरी लेंस से इमेज बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। उससे जो इमेज बनेगी सर वो इस मिरर के लिए क्या होगी? एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। फिर इससे क्या बनने वाला है? एक इमेज। वो जो इमेज बनेगा फिर वो लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सो इट इज 3 प्रोसेस क्वेश्चन, ठीक। सबसे पहले क्या होगा सर? रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, और फिर उसके बाद क्या होगा? अगेन रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। कॉन्वेक्स बोले, कन्वर्जिंग बोले, लेंस ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो तैयार है, इन्होंने हमको डेटा वेटा दे रखे हैं बड़ी आसानी से। चलो पहले हम लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये कन्वर्जिंग है, तो हम यहाँ पर लेंस के लिए बात कर रहे हैं +10 सेंटीमीटर। यू कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा उसके लिए? यू कोऑर्डिनेट की वैल्यू सामने है, इसलिए -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हम यहाँ पर वी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे? क्यों नहीं। तो हम 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/10। ये 1/u में माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर से इधर ले जाएंगे तो फिर से माइनस। तो नीचे की तरफ आप लेट सपोज 30 ले लेते हैं, इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 2 नहीं है, तो आपको v की वैल्यू मिल गई। लेंस के लिए हमने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया। सर 30 सेंटीमीटर प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो ये वाली जो रे है वो इधर की तरफ यहाँ पर इधर की तरफ बन जाएगी, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक 30।
बचा कितना है सर, यहाँ पर 30 है तो इधर कितना बचा है अपने पास सर, 15 बचा है। डन। क्या ये इसके सामने ही बनेगा? हाँ। लेकिन अगर मैं इसकी एक्सेस के हिसाब से बात करूंगा तो 1 सेंटीमीटर नीचे है। इसकी फोकल लेंथ भी मुझे पता है -10 है, यू कोऑर्डिनेट भी -15 है। चलो मिरर के लिए सॉल्व करते हैं। तो ये है अपने पास मिरर और ये है इसकी ऑप्टिकल एक्सेस। जो ऑब्जेक्ट इसके लिए कंसिडर किया जाएगा वो पहले वाली की इमेज थी। कितनी दूरी पे थी सर? वहां से 30 थी, इससे बची है 15। क्या इसकी ऑप्टिकल एक्सेस से ये नीचे होगा 1 सेंटीमीटर? बिल्कुल। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को 1 सेंटीमीटर कंसिडर किया जा सकता है फॉर द कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितना दे रखा है? -10 के बराबर। बड़ी आसानी से 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f लगा देते हैं। ये जो u है ये -15 होगा, उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, f की वैल्यू माइनस में। फिर से हम देख सकते हैं कि सर 30 हो जाएगा, यहाँ पे -3 + 2 यानी कि -1/30। व्हाट डू मीन बाय माइनस फॉर द कॉनकेव मिरर? व्हाट डू मीन बाय माइनस दिस? आगे नहीं बल्कि पीछे। ठीक, तो ये है 15 और यहाँ पर कहीं पर इस लाइन पर वो बनेगी इमेज। और कितनी दूरी पर बन रही है सर? 30 सेंटीमीटर। ठीक है साहब, और बताओ, और बताओ। तो इन्होंने यहाँ पर हमको दे रखा था कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या लेना है? 1 सेंटीमीटर। तो इसमें हमको मैग्नीफिकेशन निकालना चाहिए। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -v/u के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस ऑफ v की वैल्यू कितनी आई है? -30। u की वैल्यू कितनी है? -15। माइनस माइनस प्लस, लेकिन वापस से माइनस, तो इसका आंसर कितना है? -2। व्हाट डू मीन बाय नेगेटिव? सर नेगेटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब इन्वर्टेड इमेज। अगर ये नीचे की तरफ है तो इमेज बनेगी ऊपर, यहाँ बनेगी सर। और कितनी हाइट की बनेगी सर? इसके डबल हाइट की, है ना? ठीक, तो 2 सेंटीमीटर। अच्छा, ये नहीं भूलेंगे कि लेंस की एक्सिस अभी भी यहाँ से जा रही है। तो बताओ लेंस के हिसाब से वो कितनी ऊंचाई पर है सर? लेंस के हिसाब से वो 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। चलो भाई, अब लेंस के लिए वापस से सॉल्व करते हैं। ये भी देख लेना कि इससे 30 था तो अब लेंस से कितना बचा होगा? 15 बचा होगा। क्यों बचा होगा 15? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 45। चलिए भाई, तो हमारे पास अब है लेंस। ठीक है, लेंस की फोकल लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। उसके प्रिंसिपल एक्सिस से जो अब ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर था सर? 3 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 15 सेंटीमीटर। क्या मैंने u की वैल्यू -15 और f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर से पहले ही सॉल्व कर लिया था कि v की वैल्यू सर इससे +30 सेंटीमीटर आती है? बिल्कुल सर, पहले भी यही सारे डेटा आए थे। तो यस, यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ना कोई आपका ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इस बार इसका मैग्नीफिकेशन भी देखना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सेस पे नहीं है, यानी कि इमेज यहाँ नहीं, इसी लाइन पर कहीं ऊपर नीचे हो सकती है। लेट्स चेक द मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस अगर देखते हैं तो वो -v/u नहीं होता है, v/u होता है। ठीक, v की वैल्यू कितनी आ रही है? +30। u की वैल्यू कितनी है सर? -15। तो इसकी वैल्यू कितनी है? -2। व्हाट डू मीन बाय -2? सो -2 का मतलब हो गया कि ये अगर ऊपर है तो वो बनेगा नीचे। और कितना सर? फिर से डबल हो गया, यानी 3 सेंटीमीटर का डबल कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई साहब, ये है अपना आंसर। ये है वो कोऑर्डिनेट कि इससे -30, -6 पर आपकी फाइनल इमेज बनने वाली। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट पूछे होते कोऑर्डिनेट दे देते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर हमसे डिस्टेंस पूछा गया था। आपने नोटिस किया डिस्टेंस कहाँ गया? ये रहा। डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस से हमको डिस्टेंस देखनी है जो कि सेंटीमीटर पॉइंट ऑफ व्यू से है, कोई 6√26 ऐसा कुछ यहाँ पर करके आया है। तो ये वाली डिस्टेंस देखनी है। ठीक है, निकाल ही लेंगे पाइथागोरस से। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये पुराना जेई एडवांस का क्वेश्चन है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर मतलब वही है, ऑप्टिक्स वगैरह ये सब कुछ चीज़ें हमने देख ली हैं, लेकिन कोई ना कोई करके बच्चा, भले अच्छा बच्चा हो कि थोड़ा एवरेज बच्चा हो, वो ये वाला डाउट ले ही आता है कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, कैसे होगा। तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रीड करना चालू करते हैं। चलिए, अ थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ओके, थिन लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स है। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब दोनों के दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होंगे। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2 और उसकी फोकल लेंथ भी दे रखी है 0.3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया
और 0.3 मीटर उसकी फोकल लेंथ भी दे दी, तो कहीं ना कहीं पे दिमाग में लेंस मेकर फॉर्मूला आता है जिससे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली जा सकती है। इन एयर इज सील्ड इनटू एन ओपनिंग एट वन एंड ऑफ अ टैंक फिल्ड विद द वाटर। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा कुछ टैंक सा दे रखा है, यहाँ पर ऐसा शेड बना के यहाँ पर बोल देते हैं कि ये वाटर भरा हुआ है। ठीक है, और वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, यहाँ पे लेंस भरा हुआ है। ठीक है, अब मिरर इज प्लेस, तो एक प्लेन मिरर यहाँ पर। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। और ऑन दी टैंक परपेंडिकुलर टू द लेंस एक्सिस एज शोन इन द फिगर, बिल्कुल हमने डायग्राम देख लिया। द सेपरेशन बिटवीन द लेंस एंड द मिरर इज 0.8 मीटर, वो भी दिखा रखा है। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड आउटसाइड द टैंक इन फ्रंट ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस 0.9 मीटर, तो यहाँ पर भी हमको दिखा रखा है। फ्रॉम द लेंस दिस। अब है क्वेश्चन, ये एक्चुअली क्या होता है ना, ऑप्टिक्स हो या जेईई एडवांस के अंदर पर्टिकुलरली किसी भी चैप्टर में हो, थ्योरी पहले ज़्यादा होती है, पढ़ने में टाइम लगता है, क्या क्या इन्होंने दिया है वो मेंशन किया जाता है, फिर उसके बाद आपका विजुअलाइजेशन पावर बीच में डेवलप हो जाता है, और एंड में जो हमको यहाँ पर हथियार उठाना होता है वो क्या होता है, पूछा क्या है भाई, है ना, फाइंड दी पोजीशन रिलेटिव टू द लेंस, ओके, ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द अगेन सिस्टम। ठीक है, इस पूरे सिस्टम से क्या होगा, तो सर सिस्टम में कौन कौन है, सब पहले लेंस है फिर मिरर है, तो सर यहाँ पर दो पार्ट में सॉल्व हो जाना है। लेंस के लिए हम लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, मिरर के लिए तो प्लेन मिरर है, एकदम बेकार सा है, और वापस से हम लेंस के लिए सॉल्व करेंगे। सर 3 में काम हो जाएगा, नहीं, ध्यान रखिए कि इन्होंने कुछ चतुराई करी है। इधर जो मीडियम है वो तो हो गया है एयर, और इधर वाला मीडियम हो गया है 4/3, तो इसके लिए वो जो फोकल लेंथ इन्होंने दी है ना वो 0.3 मीटर वाली, वो काम की नहीं है, क्योंकि दोनों जगह पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो चुका है, अलग अलग हो चुका है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f में, जो 1/f की वैल्यू होती है, और वो क्या होती है, 1/f की वैल्यू होती है सर वो n रिलेटिव -1, 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा ये जो n रिलेटिव होता है, दोनों तरफ मीडियम सेम होने पर इसको यूज करते हैं। अगर सर अलग अलग मीडियम हो गया तो क्या हो गया, तो अलग अलग मीडियम हो गया तो बेटा आपको रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला कौन सा वाला, सर n2/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r वाला लगाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको u की वैल्यू पता है, n1 की वैल्यू पता है, n2 की वैल्यू पता है, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू पता नहीं है। अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू नहीं पता है तो सर मेरे को कुछ ना कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा, तभी जाकर मैं इस फॉर्मूले को लगा पाऊंगा। कितनी बार लगेगा पता है, इस सरफेस पे लगेगा पहली बार, फिर इस सरफेस पे लगेगा दूसरी बार, फिर उसके बाद प्लेन मिरर से एक इमेज बनेगी, उस इमेज से ऑब्जेक्ट मानते हुए फिर से एक बार रिफ्रैक्शन, फिर से वही n2/v वाला, और फिर से एक बार। तो बता, इधर से जाते हुए 2 बार n2/v वाला फॉर्मूला, ये वाला n2/v माइनस n1/u वाला, इससे रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद वापस इससे, वापस इससे। तो बताओ, जो तुम सोचे थे कि 3 स्टेप प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस की जगह पे कितना स्टेप प्रोसेस हो गया है, 4 नहीं बल्कि 5 स्टेप प्रोसेस हो चुका है। 2 बार तो, सॉरी 4 बार तो यहाँ पर हमको रिफ्रैक्शन लेने पड़ेंगे। ठीक है सर, लेंदी है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लिक करिए। बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट, सर इसके लिए मैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से, और उसके अंदर f की वैल्यू को 0.3 मीटर रख कर यूज नहीं कर पाऊंगा। बस इतना सा हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्व करने की। ठीक, हमारे पास क्या क्या दे रखा था, ये जो इक्वी कॉन्वेक्स है ये r है, ये r है, इसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 3/2, और इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है हमको 0.3 मीटर के बराबर। ठीक है, अगर ये प्लेस्ड इन एयर होगा, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इसकी फोकल लेंथ एयर के हिसाब से ही दे रखी है, इन एयर, बिल्कुल। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूले से इसको n-1 1/r1 माइनस 1/r2, और इक्वी कॉन्वेक्स में इसकी वैल्यू 2/r हो जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा 3/2 -1, और यहाँ पर है 1/f, इससे हमको r की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 1/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो r की वैल्यू तो f के बराबर यानी 0.3 के बराबर ही आ गई सर। ठीक है, सबसे बड़ी जल्दी हमने ये काम कर लिया। अब उसके बाद हमको लेना है रिफ्रैक्शन। ठीक है, पहली सरफेस पे लेंगे तो बताओ क्या n1 ये हो जाएगा और n2 वो हो जाएगा, नहीं सर ये अंदर वाला लेना है, ये वाला। ठीक है, तो इधर की वैल्यू कितनी आएगी 3/2। चलो, पहला कर्व्ड रिफ्रैक्शन, यहां पर है n1 इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल्स टू 3/2।
यहाँ पर है अपने पास ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जो दूरी दे रखी थी आई थिंक सो 0.9 के बराबर हमको दे रखी थी। लेट्स चेक अगेन, बिल्कुल 0.9। ठीक है साहब, अब क्या करें, अब इसके अंदर अपन को आर की वैल्यू पता ही है ना, तो बड़ी आसानी से हम n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू माइनस 0.9 लिखना मत भूलना, ठीक है, और 3/2 माइनस 1 अपॉन 0.3, इससे अपन को v की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, माइनस माइनस प्लस फिर से उठा के इधर ले जा सकते हैं, तो 3/2v इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/2 0.6, और माइनस माइनस प्लस के बाद फिर से माइनस, ये है भाई। इसके अंदर अपन 1.8 ले लेते हैं, इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 2 नहीं है, ऐसा करके अपन काम कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 1/1.8, v की वैल्यू हो जाएगी 1.8 इंटू 3/2। ठीक है, तो कितना हो गया सर, 1.8 को इससे करेंगे तो 0.9, यानी कि 0.9 इंटू 3 यानी 2.7 मीटर। मीटर में आंसर निकाल रहे हैं, वैसे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये हमारा पहला रिफ्रैक्शन हुआ। अब अपने पास होगा दूसरा रिफ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा रिफ्रैक्शन क्या होगा, अच्छा v की वैल्यू पॉजिटिव भी आई है, तो ये चीज़ समझ जाना है कि यहाँ से कितना दूर जाना चाहता है सर, वो कितना दूर जाना चाहता है, वो 2.7 मीटर दूर जाना चाहता है, और यहाँ पर अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और कहाँ निकलना चाहता है सर, पानी में निकलना चाहता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो अपन को यहाँ पे लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। इससे पहले हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो कोऑर्डिनेट था उसको प्लस में क्यों लिया था, क्योंकि उसका जो कर्वेचर है, उसका जो सेंटर है वो इधर पॉजिटिव साइड में बन रहा था। ठीक है, इंसिडेंट रे की दिशा में। अब हम यहाँ पर जब काम करेंगे तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आर की वैल्यू अपने पास 0.3 आई थी, अब वो माइनस में पुट करना पड़ेगी। यू कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सर, वो प्लस में हो जाएगा। आर कोऑर्डिनेट पता लग गया, n1 और n2 पता लग गया, इससे हमको v की वैल्यू मिल जाने वाली है, राइट। तो अपने पास हो जाएगा n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू, यू की वैल्यू कितनी है 2.7, इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन कितना आ जाएगा माइनस 0.3। ठीक है, गॉट इट। तो इससे अपन को v की वैल्यू मिलेगी, ये हो जाएगा 4/3v, ये जो माइनस में है उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 3 को इससे काट देते हैं तो 0.9 ही हो जाएगा ना। ठीक है, और इधर की तरफ 2 भी है, तो ये 1 अपॉन 1.8 हुआ आई थिंक सो, 3/2 बिल्कुल सही है ना। तो ये प्लस में हो गया, और इधर की तरफ 4/3 में से 3/2 माइनस करेंगे तो ये खुद ही नेगेटिव आएगा। 8 में से 9 गया तो -1 अपॉन 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/6, यानी कि फिर से 1.8। चेक कर लेते हैं, है ना, 3/2 हो जाएगा। ये तो सर कंफर्म है, ये 0.9 और इंटू 2 1.8 माइनस में तो उधर चला गया तो प्लस हो गया, राइट। 4/3 में से 3/2 एलसीएम लिया अपन ने 6 का, 8 में से गया तो -1/6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल सही। अब इसको हम लिख देते हैं ना कि ये 2 टाइम्स ऑफ, या फिर हम 1/0.9 ही लिख देते हैं, ये 4/3v हो जाएगा सर। 3 से इसको काट देते हैं 0.3 से, तो v की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 1.2। लो भाई, काम हो गया। ठीक, अब मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ हिंट लग चुकी है कि सर अब यही चीज़ हमारी रिपीट भी होने वाली है। बस प्लेन मिरर का काम कैसे करना है वो देख लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय 1.2 सर, ये 1.2 यहाँ इधर से जो रे आने वाली थी वो 1.2 पे जाना चाहती है। कितने पे जाना चाहती है 1.2, और मिरर कहाँ पे रखा हुआ था बताओ सर, मिरर रखा हुआ था 0.8 पर, मिरर रखा हुआ था कहाँ पर 0.8 पर, राइट। तो चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये है प्लेन मिरर, यहाँ से आ रही है रे, यहाँ से आ रही है रे, और कहाँ पर जाना चाहती थी सर, वो इस वाले कर्वेचर से, इस वाले कर्वेचर से, यहाँ पे लेंस वाले कर्वेचर से फाइनली हमने इसकी सेकंड कर्वेचर से 1.2 पर जाने वाली थी। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था 0.8, तो पीछे की तरफ कहाँ जाने वाली थी, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा 0.4। उस 0.4 में इधर जाने की जगह वो कहाँ मिल जाएगी सर, यहाँ पर सामने मिल जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी मिरर के बाद जो इमेज बनेगी। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी दूरी भी कितनी होगी 0.4। अब वापस इसकी दूरी जो हो जाएगी वो 0.4 सर, फिर इससे रिफ्रैक्शन लूँगा, इससे रिफ्रैक्शन लूँगा, और फिर जो फाइनल इमेज बनेगी
वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा यस। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, और यकीन मानिए बिल्कुल आप अगर सटीक कैलकुलेशन करते हैं तो आपका आंसर 90 सेंटीमीटर ऑफ द लेंस आ जाता है टूवर्ड्स द राइट। ठीक है, इधर की तरफ राइट में बनता है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। कैलकुलेशन जो छोटी मोटी बची हुई आधी कैलकुलेशन आपके लिए कर चुका था मैं, ये आपका होमवर्क मान लीजिए आप। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि अपना मेन उद्देश्य है कि अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। जो छोटी मोटी कैलकुलेशन फंस सकती थी इसे उससे बाहर निकाल दो, फिर मैं कर लूंगा, आप कर लेना। ठीक है, आंसर उसका क्या था, 90 सेंटीमीटर आएगा पक्का। जो आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर हम लेना चाह रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज ऑल्सो PYQ ऑफ द जेई एडवांस। काफी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये भी एक वन ऑफ द डाउटफुल क्वेश्चन रहता है कि सर इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। एक तो दिखने में बड़ा खतरनाक बनता है। कई बार एडवांस ने ऐसा किया है कि भाई थोड़ा सा अजीबो गरीब डायग्राम दे देते हैं, बच्चे डर से जाते हैं या फिर घबरा जाते हैं। देख मैं कहो, मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि बस ये चीज़ आपने अंदर से कंट्रोल कर लिया ना, एक मेहनती स्टूडेंट ने कंट्रोल कर लिया कि घबराना नहीं, और उस क्वेश्चन को पढ़कर अपनी नॉलेज पर यकीन रखकर कर लोगे ना, सच में निकल जाओगे, सच में पार हो जाओगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना। चलो अब इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये बहुत इनोवेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन था उस जमाने के लिए। अब थोड़ा बहुत ये मान के चलते हैं, थोड़ा इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पे पढ़ा हुआ होता है। देखो, अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 एंड अनदर प्रिज्म ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 आर स्टक टुगेदर विदाउट ए गैप। इनके बीच में कोई खास गैप नहीं है, ऐसे ही कहना चाह रहे हैं। द एंगल्स ऑफ द प्रिज्म आर एज शोन, जैसे इन्होंने एंगल दे रखे हैं, इधर 60 डिग्री है, 40 डिग्री है, 20 डिग्री है, 70 डिग्री है ना, इस तरीके से क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है। N1 एंड N2 डिपेंड ऑन लैम्डा। लैम्डा मतलब कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ये रहा। तो N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? N1 की वैल्यू दे रखी है 1.2 प्लस 10.8 इंटू 10 की पावर 4, 10.8 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है सर, इससे कहीं लोगों को कॉशीज फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि सर हाँ, हमको सिखाया जाता है कि यस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जिसके अंदर ए और बी कांस्टेंट होते हैं और वो कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द मीडियम प्रॉपर्टी होते हैं। तो इन्होंने वो कांस्टेंट ढूंढ के निकाल लिए हैं। ठीक है, और जो लैम्डा वेरिएबल हमारे यहाँ पे चल रहा है उसके हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम में आ जाएगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला होता है ये, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? कॉशीज। ठीक है, CAUCHY कॉशीज फॉर्मूला रहता है। उसी तरह से N2 भी दे रखा है, उसके अंदर उसके खुद की A की वैल्यू अलग है, उसके खुद की B की वैल्यू अलग है, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर इस प्रश्न में दे रखी है आपके NM के अंदर, यानी कि हम बोल सकते हैं नैनोमीटर 10 की पावर -9। ठीक है साहब, क्वेश्चन समझ आ गया अभी तक तो? ठीक है, लेकिन पूछा क्या है अभी उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर देखते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ लैम्डा नॉट, ऐसी कोई वेवलेंथ कैलकुलेट करके बताइए, फॉर विच रेज इंसिडेंट एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पर रे इंसिडेंट हो, इंटरफेस BC इंटरफेस क्या है? ये है B और ये है C, ये एक इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस नाम किसको डाला जाता है जब मीडियम चेंज होता है पर्टिकुलरली। ठीक है, तो यहाँ पर सच में मीडियम चेंज करना चाहते थे, और आपको खुद को पता है कि सर यहाँ पर पहला रिफ्रैक्शन होगा, फिर दूसरा रिफ्रैक्शन इस पर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये नॉर्मल निकल जाता है तब तो वो सीधा का सीधा निकल जाएगा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि किसी भी एंगल पे BC पासेस थ्रू विदाउट बेंडिंग। अगर विदाउट बेंडिंग करना है तो क्या एक कॉन्सेप्ट और लगाया जा सकता है कि यदि N1 और N2 सेम ही हो गए, यहाँ से तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। अगर ये दोनों के दोनों मीडियम सेम होंगे तो वहाँ पर बेंडिंग नहीं होगी, हाँ या ना? बिल्कुल सही। तो यही कॉन्सेप्ट जो है IIT ने इस्तेमाल किया था कि यदि N1 और N2 क्या हो जाए सर, N1 और N2 बराबर हो जाए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए, तो ये बीच में बेंड ही नहीं होगा। ये बात कंफर्म फॉर एनी एंगल, फॉर एनी एंगल के लिए ये है। क्या किसी और पर्टिकुलर एंगल के लिए, अगर सर ये एनी एंगल नहीं बोलते तो ये कोई एंगल वगैरह यहाँ पर पूछ लेते हैं, एंगल I बताओ, ताकि वो सीधे निकल जाए, तो यस, उस पर हम परपेंडिकुलर वाले काम कर सकते थे कि भाई ये जो सरफेस है अपनी, इसके ऊपर वो परपेंडिकुलर होता बाई चांस, तो हम बोल सकते थे कि N1 और N2 डिफरेंट होने के बावजूद, क्या बोल रहा हूँ मैं, डिफरेंट होने के बावजूद N1 और N2
के जो इंटरफेस है उस पर लाइट बेंड नहीं होती, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर होगा तो नॉर्मल होगा तो हम बोल सकते हैं कि सीधा निकल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट सबको पता है, तो ये भी चीज़ें पूछी जा सकती होंगी, ठीक। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा सा इजी बन गया है, देखो दिखने में खतरनाक लेकिन थोड़ा सा इजी बन गया है कि ये वाली लाइट जो है ये कभी भी कतई बेंड नहीं होगी जब तक कि ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहते हैं। तो बिल्कुल लैम्डा नॉट निकाला जा सकता है। सर हमको n1 की वैल्यू पता है, हमको n2 की वैल्यू पता है, इससे इजी सवाल क्या होगा कि इन दोनों को बराबर करके लैम्डा स्क्वायर को कॉमन लेके लैम्डा की वैल्यू निकालें, ठीक है। तो यकीन करें कि आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और लैम्डा का आंसर मैं आपको दे देता हूं कि लैम्डा का आंसर होता है यहाँ पर 600 के आसपास आ जाता है, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लेना। और यहाँ पर इन्होंने अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछेंगे तो यहाँ पे इसके 600 की वैल्यू डालकर जो टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी इन्होंने डेटा प्रोवाइड कर रखा है कि वो कब होगा, 1.5 पर ऐसा होता है, क्योंकि यूजुअली अपन ग्लास के अंदर 3/2 मानते हैं ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सच में ये दोनों के दोनों प्रिज्म ग्लास के होते और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर होता तो बीच में हल्का फुल्का कोई क्रैक व्रैक भी आ जाए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनका दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम है। फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन द फेस AC। ये एक दूसरा क्वेश्चन है। ये जो लैम्डा नॉट आपने यहाँ पर निकाला है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी, 3/2 आ चुकी है, तो आपको AC फेस के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है नॉर्मल से, such that the deviation produced by the combination of the prism is minimum। तो यस, कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म पढ़ाया जाता है जिसके अंदर हमारा जो डिविएशन के बारे में बात करते हैं, या फिर पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पर डिस्पर्जन की बात करते हैं, राइट। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन जैसा इसको लेने की ज़रूरत क्यों नहीं है, बताओ सर। कॉम्बिनेशन जैसा लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर दिया है, सेम। ये भी n है, ये भी n है, ये बीच वाली लाइन तो आप उड़ा ही दो, ठीक है साहब, है ना। बीच वाली लाइन उड़ा दो क्योंकि अब ये दोनों के दोनों मीडियम तो बिल्कुल सेम ही। ऐसे में क्या ये एक ही प्रिज्म बन गया है, बिल्कुल। और ये वाला एंगल कितना दे रखा था, 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना दे रखा है सर, वो 40 डिग्री और 20 डिग्री से मेंशन था। ये देखो, इधर का 40 डिग्री और उधर का 20 डिग्री से मेंशन था, तो ये टोटल मिलाकर कितना हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। अगर मैं इसका एपेक्स एंगल ऑफ द प्रिज्म देखूं, वर्टेक्स एंगल देखूं जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, तो उसकी वैल्यू भी हो जाएगी 60 डिग्री। यानी कि अगेन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए तो मज़ा ही आ जाए। अब ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो डिविएशन हो वो मिनिमम हो, और हमको मिनिमम डिविएशन का एक प्रिज्म के लिए पता होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए, और किसके बराबर होना चाहिए, a/2 के बराबर, ठीक। तो r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, a/2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता है, बाहर की तरफ एयर है, क्या मुझे आई स्नेल्स लॉ से ही मिल जाएगा, यस। 1 × sin i इज इक्वल्स टू 3/2 × sin r। और sin r के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ए की वैल्यू 60 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू सर 30 डिग्री है, 30 डिग्री डाल दो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/4। और 3/4 को 0.75 लिख सकते हैं, यस। तो sin i इज इक्वल्स टू 0.75। ये लगभग कितने डिग्री के आसपास आ जाता है, तो ये 50 डिग्री के आसपास आपका आंसर आ जाता है, ये याद रख सकते हैं। इधर की तरफ इन्होंने थोड़ा सा छुप सा गया है, ठीक है, पर ये 48 डिग्री के आसपास आंसर आता है, ठीक है। आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट, आप देख लो, स्लैब के क्वेश्चन हो, आपके पास प्रिज्म के क्वेश्चन हो, आपके पास मिरर के कॉम्बिनेशन के हों, लेंस के कॉम्बिनेशन के हों, वेलोसिटीज़ वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिए। तो एक लाइक तो बनता है, कमेंट तो बनता है, दुआएं आपके साथ में हैं। भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखे।